हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम फिर से प्रबंधन की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर समझने वाले हैं। बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अभी हाल ही में हमारे द्वारा कुछ दो नई बुक जो हैं पब्लिश की गई हैं, जो कि पटवारी एग्जाम को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई हैं। इसमें जनरल मैनेजमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप जल्द से जल्द अपनी नज़दीकी दुकान से या फिर ऑनलाइन स्टोर से इसको ये परचेस कर हमारा सकते हैं। ऑफिशियल चैनल है शैलेंद्र यादव ऑफिशियल, इसको भी आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हमारी एमपी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर आती हैं वो आपको समय पर मिल जाती हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन आगे अच्छे से हो सकती है। तो आप इसको भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि है शैलेंद्र यादव पीडीएफ के नाम से। इस चैनल की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको रेगुलरली एमपी एग्जाम से रिलेटेड सारे पीडीएफ, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और अदर जो भी वीडियोस हैं वो यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो आप इसको जल्द से जल्द जो है चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारी ये वेबसाइट है शैलेंद्र अकेडमी लर्नर्स.com। यहाँ पर आपको रेगुलरली बेसिस पे जनरल मैनेजमेंट के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज यहाँ पर डाली जा रही है। मात्र 50 रुपये के खर्च पर आप। लास्ट क्लास में हमने प्रबंध के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को समझा था। प्रबंध क्या है ये जाना था, इसके अलावा प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके अलावा उसके कुछ प्रमुख अंगों के बारे में भी हमने पढ़ा था। और इसके अलावा जो अलग अलग कॉन्सेप्ट या अवधारणा दी गई हैं प्रबंध को लेकर अलग अलग समय पर, उनकी भी चर्चा हमने उसमें की हुई थी। और इसके अलावा अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी गई थी उनको भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और फिर ये जो वीडियो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रबंध के अंतर्गत जो उसके स्तर और कार्य हैं उनके बारे में। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि किस तरीके से किसी व्यवसाय या संस्था के अंतर्गत एक क्रमबद्ध तरीके से काम को किया जाए और जो भी उनके टारगेट हैं उनको पूरा किया जाए। तो यहाँ पर इसी काम को करने के लिए प्रबंध के जो अलग अलग स्तर हैं उसके अंतर्गत प्रबंधकीय क्रम व्यवस्था का अध्ययन भी जो है यहाँ पर किया जाता है। प्रबंधकीय क्रम व्यवस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था या व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत। अब इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा कि किसी भी व्यावसायिक जो संस्था होती है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट या जो विभाग होता है उसके लिए हम कुछ कर्मचारी या फिर कोई अधिकारी वहाँ पर नियुक्त करते हैं। उद्देश्य ये होता है कि जो भी काम है वो प्रॉपरली वहाँ पर वर्क कर सके। तो किसी भी संस्था में प्रबंध के कितने स्तर होंगे ये डिपेंड करता है उस संस्था के आकार और उसमें जो भी कार्य हैं उन पर। मींस अगर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी है तो इसके लिए हमें काफ़ी अलग अलग लेवल पर अधिकारियों को वहाँ नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा उन अधिकारियों के अंतर्गत कुछ कर्मचारियों को रखना होगा जिससे कि वो अधिकारी जो है उन कर्मचारियों से प्रॉपरली काम करा सके। इसके अलावा अगर हम प्रबंध की बात करें तो इसमें अधिकारी और जो अधीनस्थ हैं उनकी श्रृंखला का विस्तार भी जो है वहाँ पर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारी जो भी उद्देश्य हैं किसी संस्था के अंतर्गत या हमने जिन लक्ष्यों को लेकर उद्देश्य हैं किसी संस्था के अंतर्गत या हमने जिन लक्ष्यों को लेकर आगे हम बढ़ना चाह रहे हैं वो आसानी से वहाँ पर प्राप्त हो सकें। तो प्रबंध की क्रम व्यवस्था जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो प्रबंध की क्रम व्यवस्था है उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन जो है प्रबंध की क्रम व्यवस्थाओं की बात यहाँ पर की गई है। पहला होता है उच्च प्रबंध, दूसरा होता है मध्य प्रबंध और तीसरा होता है निम्न स्तरीय प्रबंध। अब ये जो तीन अलग अलग विभाजन किए गए हैं क्रम व्यवस्था का वो बेसिकली एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जिस तरीके से काम होने हैं उनके आधार पर ये विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च प्रबंध के बारे में। देखिए, किसी भी व्यावसायिक उपक्रम की जब हम बात करते हैं तो उसका जो सर्वोच्च स्तर होता है वो उच्च प्रबंधी होता है। मीन्स इसमें जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना वो हाईएस्ट लेवल का एक मैनेजमेंट होता है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज के अंदर। इसमें देखें तो आप कौन कौन लोग शामिल होते हैं। इसमें संचालक मंडल होता है, प्रबंध निदेशक होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, सचिव होते हैं। ये सारे लोग जो हैं उच्च प्रबंध के अंतर्गत आते हैं और इनका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि किस तरीके से जो उद्देश्य या लक्ष्य हैं उनका निर्धारण किया जाए और उनको पूरी तरीके से प्राप्त किया जाए। अब यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जैसा कि हमने बात की कि उच्च जो प्रबंध होता है उसका यही होता है कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं या जिन उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं उनकी योजना बनाने का काम जो है वो उच्च प्रबंध के अंतर्गत आता है।
इसको भी मुख्य रूप से दो तरीके से यहाँ पर विभाजित किया गया है, मतलब कि जो उच्च प्रबंध के अंतर्गत काम आते हैं उनको दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहला होता है निर्णय संबंधी काम और दूसरा होता है न्यायिक संबंधी कार्य। निर्णय संबंधी कार्य का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत वहाँ पर किस तरीके से निर्णय लेना है और जो निर्णय लिया गया है उनकी किस तरीके की होगी, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से वहाँ पर डिसीजन लेना है, किस तरीके से लक्ष्यों का निर्धारण करना है और किन किन तकनीकी प्रक्रियाओं का हमें उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं उच्च प्रबंध के अंतर्गत निर्णय संबंधी कार्य में शामिल होती हैं। इसके अलावा भी आप देख लीजिए कि अलग अलग समय पे काफ़ी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं और नीति बनाने का उद्देश्य ही होता है कि जो भी हमारी प्लानिंग चल रही है उसको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा एक बार अगर नीति बन चुकी है तो वो किस तरीके से लोगों पर अप्लाई करनी है, किस तरीके से उसको काम लेना है, ये भी जो चीज़ें हैं वो उच्च प्रबंध के अंतर्गत काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि जो भी हमारे लक्ष्य हमने तय किए हुए हैं वो किस तरीके से हमें उनका रिजल्ट मिल रहा है। तो उपलब्धि और लक्ष्यों की तुलना करने का काम भी जो है वो न्यायिक कार्य के अंतर्गत हुआ। इसमें ये भी मूल्यांकन किया जाता है कि जो भी काम या उद्देश्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर जो लागत लग रही है वो कितनी लागत है और हमें जो रिजल्ट मिल रहा है या फिर जो हमारा उत्पादन हो रहा है उस पर कितनी लागत के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। इन सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशन है वो भी न्यायिक कार्य के अंतर्गत किया जाता है, जो कि उच्च प्रबंध का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके अलावा निर्णय और आदेश के संबंध में परामर्श देने का काम भी जो है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर हम सिंपली बात करें तो उच्च जो प्रबंध होता है उसका यही उद्देश्य होता है कि एक संस्था के अंतर्गत नीतियों को बनाना, नीतियों के बनाने के बाद उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, उन योजनाओं को किस तरीके से अप्लाई करना है उस पर काम करना, और इसके अलावा लोगों में समन्वय बनाना और साथ साथ जो भी हमारी लागत लग रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या फिर जो भी हमने उद्देश्य लिए हैं वो लागत जो है कहीं ज़्यादा तो नहीं है या फिर जो हमें प्रॉफिट है वो कहीं कम तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें जो है वो तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें जो है वो उच्च प्रबंध के अंतर्गत ही देखी जाती हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा प्रबंध होता है वो होता है मध्य प्रबंध। मध्य प्रबंध के अंतर्गत देख लीजिए आप कौन कौन शामिल होता है। इसमें कनिष्ठ प्रबंधक, अधीक्षक, जर्नल सम अधिकारी, ये जो सभी अधिकारी हैं वो मध्य प्रबंध के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब इसको भी आप देखेंगे तो इसके प्रमुख कार्य में पहला तो होता है संगठन का संचालन करना और दूसरा होता है आपस में समन्वय करना। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी कोई संस्था कहीं काम करती है तो वहाँ पर अलग अलग विभाग होते हैं, हर विभाग में कोई ना कोई अधिकारी होते हैं और उन अधिकारी के अंतर्गत कुछ कर्मचारी होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो भी अलग अलग विभाग हैं उनमें आपसी समन्वय बना रहे, जिससे कि जो भी हमारे लक्ष्य हैं वो आसानी से हमें मिल सकें। इसके अलावा यदि किसी भी जगह पर किसी भी कर्मचारी को किसी बात को लेकर परेशानी हो रही है तो उसकी परेशानियों को दूर करना, इसके अलावा उनको समय समय पर प्रशिक्षण देने का काम भी जो है वो मध्य प्रबंध के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर हम देखें तो ये भी ज़रूरी होता है कि जो भी कर्मचारियों को वहाँ पर नियुक्तियाँ की गई हैं तो उनको ठीक तरीके से जो पारिश्रम मतलब जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो ठीक मिल रहे हैं या फिर नहीं, तो वो भी देख रेख का काम जो है वो मध्य प्रबंध के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं जो मध्य प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी जो अलग अलग नीतियां हैं उनको किस तरीके से अलग अलग जो विभाग हैं उसमें पारस्परिक जो पगे मतलब कि म्यूचुअल रिलेशन का जो काम करने का जो है वो भी मध्य प्रबंध के अंतर्गत ही शामिल होता है। इसके बाद जो अगला हमारा प्रबंध होता है वो है निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध में देख लीजिए आप, इसमें निरीक्षक वर्ग होता है। इसके अलावा जो भी निम्न स्तरीय प्रबंध श्रमक हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि निरीक्षक और जो फोरमैन वर्ग है ना वो इस पर्टिकुलर प्रबंधन की अंतिम कड़ी कही जाती है। किसी भी व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत जो निम्न स्तरीय प्रबंध है वो इसकी अंतिम कड़ी होती है जिसमें निरीक्षक और फोरमैन ही शामिल होते हैं। अब इनका महत्वपूर्ण काम यही होता है कि जो भी हमारे प्रबंधकीय कर्मचारी हैं और जो गैर प्रबंधकीय कर्मचारी हैं उनमें किस तरीके से आपसी समन्वय बनाया जाए, इसका उद्देश्य जो है वो निम्न स्तर के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अगर हम निरीक्षक वर्ग के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें ये देखा जाता है कि जितने भी क्रियाशील कर्मचारी हैं उनके लिए कार्य योजना कर्मचारी हैं उनके लिए कार्य योजना का निर्माण करना,
अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर अलग अलग यंत्रों या उपकरणों का यूज़ किया जाता है, तो वो इन क्रियाशील कर्मचारियों को देने का काम भी जो है वो निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आता है, जो कि निरीक्षक वर्ग ही करता है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर काम को करने में किसी कर्मचारी को परेशानी हो रही है, तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उसको भी वहाँ पर प्रशिक्षण देना, जिससे कि वो अपने काम को प्रॉपरली कर सके। ये सारी चीज़ें जो हैं निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने मुख्य रूप से 3 प्रबंधकीय क्रम को यहाँ पर देखा है, और ये जो क्रम है वो किसी भी व्यावसायिक संस्था के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हमने पहला उच्च प्रबंध के बारे में बात की, दूसरा मध्य प्रबंध की बात की, और तीसरा था निम्न स्तरीय प्रबंध की बात की। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो प्रबंधन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसी क्रम के अगर कोई संस्था या फिर व्यवसाय अपने काम को करता है, तो उसके जो भी महत्वपूर्ण उद्देश्य या लक्ष्य हैं वो उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका काम यही होता है कि जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेन फंक्शन है उनको कैसे परफॉर्म किया जाए। इसके अलावा समय समय पर जो भी आवश्यकता पड़ रही है नीतियों को लेकर या फिर योजनाओं को लेकर या फिर आपसी समन्वय को लेकर, वो सारी चीज़ें इन 3 महत्वपूर्ण प्रबंधकीय क्रम के अंतर्गत सुलझाई जाती हैं। तो ये जो है काफ़ी आप इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखिएगा, क्योंकि समय समय पर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। तो आप इनके जो अलग अलग प्रबंधकीय क्रम है उनको आप समझ के रखिएगा, और उसके साथ साथ इनके जो काम हैं उनको भी आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से यही कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, उसका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो बढ़ सके, और उसके साथ साथ जो उसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी या व्यक्ति हैं उनका भी जो है एक लाइफ स्टाइल चेंज हो सके, उनके भी जीवन में बदलाव हो सके। इसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी भी प्रबंध के अंतर्गत आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जब भी प्रबंध की हम बात करते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सामाजिक उत्तरदायित्व भी कहलाता है। मीन्स जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैनेजमेंट के अंतर्गत शामिल की जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज वर्तमान में काफ़ी प्रतिस्पर्धा अलग अलग व्यवसायों में देखने को मिलती है, और उसी प्रतिस्पर्धा की वजह से कहीं ना कहीं सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो जब भी हम किसी व्यावसायिक संस्था की बात चाहते हैं कि हमारे सारे उद्देश्य की पूर्ति हो, तो वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी ध्यान रखा जाए। तो इसमें मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि देश में जो भी प्राकृतिक संपदा है या फिर जो भी अलग अलग रिसोर्सेस हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या फिर उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसके अलावा प्रबंधक में जो श्रमिक हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की काम भी जो है मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे जो है सामाजिक उत्तरदायित्व यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे जो बेरोजगारी है उसको दूर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रबंध के अंतर्गत शामिल होती है। क्योंकि जब भी आप किसी व्यवसाय या संस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ सेल्फ बेनिफिट की बात नहीं होती, वहाँ पर ये भी होता है कि किस तरीके से हमारी जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है उसको भी पूरा किया जाए, और सामाजिक जिम्मेदारी है उसको भी पूरा किया जाए, और समाज में व्याप्त जो भी परेशानी है उनको भी दूर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा जो नीति नियम बनाए गए हैं उनको आप प्रॉपरली फॉलो करें, और यदि आप उन चीज़ को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि यदि आपने कोई व्यवसाय लगाया है और हो सकता है वो कारखाने के रूप में आपने लगाया है और उसमें काफ़ी धुआं या इस तरीके का प्रदूषण हो सकता है, तो उसको रोकने की जिम्मेवारी भी जो है वो इसके अंतर्गत रखी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी व्यावसायिक संस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं। मीन्स वहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे कि सिस्टोमेटिक तरीके से आपका व्यवसाय भी बढ़ सके, और इसके साथ साथ जो सामाजिक रूप से जो है वहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ये देखने का काम भी जो है वो इसके अंतर्गत रखा जाता है।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ प्रबंध की सीमाओं के बारे में। देखिए, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आप जनरली देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई बाउंड्री या फिर वहाँ पर किसी प्रकार की सीमा आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम सामाजिक दायित्व की बात करते हैं तो उसके लिए प्रबंधक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वो सिर्फ सामाजिक दायित्व को ही ना देखे, उसके साथ साथ आर्थिक लाभों को भी संरक्षित करने का काम जो है वो यहाँ पर होता है। मीन्स ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की या फिर उनका उद्देश्य लेके आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप सिर्फ सामाजिक ही सोचें या फिर सिर्फ सेल्फ सोचें। ये दोनों चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जब आप प्रबंध की सीमाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर आर्थिक लाभ जो है वो भी देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। इसके अलावा सामाजिक दायित्व के कुछ क्षेत्र गैरकानूनी भी हो सकते हैं, तो आपको ये भी देखना होता है कि कहीं आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गैर कानूनी तरीके से तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रबंधन के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा सामाजिक दायित्व का निर्वहन जो है वहाँ पर आप ठीक तरीके से कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, इसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होती है एज अ प्रबंधक। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम इनकी सीमाओं की बात करते हैं और उसके उत्तरदायित्व की बात करते हैं, दोनों ही साथ साथ चलती हैं। मतलब कि आप ये भी नहीं कह सकते कि हम अगर अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए हो सकता है कुछ नियम तोड़ दें या फिर कुछ नियमों का पालन ना करें, तो ये नहीं हो सकता। आपको अपने देश के अंतर्गत जो भी नियम कानून है उनको प्रॉपरली फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप जो है वहाँ पर अपने आर्थिक लाभ को संरक्षित कर सकें। एक तरफ आपको ये भी देखना होता है कि आप अपने व्यवसाय के माध्यम से किस तरीके से जो देश में व्याप्त अलग अलग परेशानी है उनको दूर कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार की संबंधित हो या फिर आपकी प्रदूषण से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। लेकिन ये भी देखना होता है कि कहीं ना कहीं आप जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं गैर कानूनी तो नहीं है, या फिर आपके जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि अपना सामाजिक और आर्थिक दोनों ही लाभों को लेकर जो है आपको आगे बढ़ना पड़ता है। और उसी के माध्यम से आपने जो भी लक्ष्य अपने निर्धारित किए हैं, अपनी व्यावसायिक संस्था के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आप वहाँ पर वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने प्रबंध के कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट के बारे में बात की है, जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों को लेकर उनकी कार्य जो है किस तरीके से होता है प्रबंध के अंदर, उसका आकार किस तरीके से बढ़ सकता है, उसके अलग अलग प्रबंधकीय क्रम क्या हो सकते हैं, उनकी भी हमने चर्चा की। इसके अलावा प्रबंध की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमने देखी, और उसके साथ साथ प्रबंध की क्या सीमा या लिमिटेशन है उनको भी हमने यहाँ पर देखा है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रबंध से रिलेटेड कोई अन्य टॉपिक लेकर यहाँ पर अवश्य आएंगे। और जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैलेंद्र एकेडमी लर्निस्ट.net, ये हमारी वेबसाइट जाकर रेगुलरली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। काफ़ी कम खर्च में आप यहाँ पर रेगुलरली अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा जो PDF टेलीग्राम ग्रुप है शैलेंद्र यादव PDF, इस पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मीन्स यहाँ पर आपको रेगुलरली टेस्ट सीरीज़ देने को मिल जाती है। साथ साथ जो अलग अलग सामग्री का जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। ऑनलाइन वीडियो क्लास और वीडियो जो है यहाँ पर मिलती रहती हैं। और यदि आप UPPSC या MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मेंस राइटिंग और टेस्ट सीरीज का जो वैल्यूएशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इस टेलीग्राम चैनल को भी जोड़ लें। और इसके अलावा हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको भी आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी हमारी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।